नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 24,872 लाभुक के खातों में सीएम चंपई सोरेन ने अबुआ आवास के लिए ट्रांसफर किया पैसा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर के दौरे पर है। वे सीएम बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे हैं। उनके आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहां अबुआ आवास से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वो यहां प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना के लाभुक के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबुआ आवास योजना के लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इतने लाभुक के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। योजना की पहली किस्त में मुख्यमंत्री ने लाभुक के अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिया है। पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत सरकार 5 किस्त में हर लाभुक को 2 लाख रुपए देगी। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया गया। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर पुलिस निगरानी रख रही है। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में आयोजित प्रमंडलीय समारोह में कोल्हन के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लाभुक के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आए थे। गोपाल मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनके चरण पखारे और तब मुख्यमंत्री स्टेज पर गए। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र, झारखंड की पारंपरिक टोपी और पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड बढ़ी, 4 दिन और पूछताछ करेगी ईडी। भानु प्रताप प्रसाद की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने भानु की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि ईडी की ओर से 7 दिनों की मांग की गई थी, लेकिन इजाजत 4 दिन की मिली। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में ईडी हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था और उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। ईडी ने भानु प्रताप के विरुद्ध जालसाजी, सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग मामले में भारतीय दंड विधि से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद ही सदर थाने में 1 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब भानु प्रताप प्रसाद के इस दूसरे केस में भी गिरफ्तारी हो गई है। देवघर में पुलिस बस ने 3 छात्रों को रौंदा, 1 की मौत। देवघर में पुलिस बस ने 3 छात्रों को कुचल दिया, 1 छात्रा की मौत हो गई। वह 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा थी। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, उनके सिर पर चोट लगी है। विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ये घटना डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने की है। घटना शुक्रवार सुबह की है। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग जमा हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह पुलिस बस जेब की थी। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा का नाम ऋषिका मंजुल है। वह कक्षा संत फ्रांसिस स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं घायलों का नाम दिविशा मंजुल और रेयांश मंजुल है। दोनों डीएवी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र हैं। 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। 12 फरवरी को झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक दिन के 4 बजे से होगी। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वैसे भी चंपई सोरेन जब से सीएम बने हैं, वह धड़ाधड़ एक के बाद एक बैठक अलग अलग विभाग के साथ कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएसएससी पेपर लीक मामले में 3 लोग गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। गुरुवार को एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक की स्पष्ट संलिप्तता सामने आ रही है। वहीं जेएसएससी के अफसरों से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जेएसएससी के अफसरों ने एसआईटी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। बताया गया कि 8 फरवरी को संबंधित पदाधिकारी को जोनल आईजी कार्यालय में बुलाया गया। जांच में सभी से सहयोग करने की बात कही गई, लेकिन वरीय पुलिस माले अधिकारियों ने प्रश्न पत्र लीक करने वाले संदिग्धों के नाम बताने के लिए 3 दबाव बनाया। अनिर्दिष्ट व्यवहार इनमें से किया गया। आयोग के सभी पदाधिकारी और कर्मी भयभीत हैं। वर्तमान अध्यक्ष के पदाधिकारियों और कर्मियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से आयोग के कर्मी निराश है। इधर एसएसपी रांची के एसआईटी की मदद के लिए 4 सदस्यों की टीमें बनाई है। आयोग के अधिकारियों ने एसआईटी को बताया कि सभी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होती है। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे और उनके उत्तर क्या होंगे, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी आयोग के किसी भी स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारियों को नहीं होती है।
झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dscranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 महीने से 4 वर्ष 6 महीने के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तय की गई है। बता दें कि आवेदन करने के बाद अभिभावक को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूलों में जमा करना होगा। वहीं डीएससी कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि 25% सीट आरटीई के नियमानुसार खाली रखना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अभिभावक से मिले आवेदन के बाद प्राप्त रसीद को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। तो वहीं अभिभावक को भी जन्म प्रमाण पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। आवेदकों की सुविधा के लिए जिला समाहरणालय कार्यालय परिसर में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, ताकि उन्हें दाखिले से संबंधित सभी जानकारी दी जा सके। प्रशासन ने अभिभावक से कहा कि वे अपने घर से अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी तक के स्कूल में ही आवेदन करें। एचईसी प्रबंधन की कामगारों से अपील, चुनाव आचार संहिता से पहले काम पर लौटे। एचईसी प्रबंधन की कामगारों से अपील की गई है कि उनकी सारे मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रबंधन की एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि चुनाव आचार संहिता से पहले सभी को काम पर लौटना होगा। प्रबंधन द्वारा कहा गया कि अगर एचईसी को बचाना है तो बंद पड़े मशीनों को चालू कर उन्हें 4-5 करोड़ का अटका काम पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आचार संहिता के कारण लंबा समय खींच जाएगा, जिससे 3-4 महीने बंद कंपनी चालू करना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को एचईसी बचाव मजदूर जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से निदेशकों ने वार्ता की, जिसमें कामगारों से कहा गया कि 22 महीने से बकाये वेतन और भविष्य की आशंकाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए अविलंब उत्पादन शुरू करने की अपील की है। साथ ही देर रात प्रबंधन की ओर से कामगारों से आंदोलन समाप्त करने से संबंधित पत्र भी जारी किया गया है। कंपनी के निदेशकों ने कहा कि फिलहाल बंद प्लांट 5-7 करोड़ से शुरू हो सकता है, लेकिन बाद में 70-80 करोड़ रुपए खर्च कर भी यह नहीं किया जा सकेगा। एचईसी बंद होने की प्रबल संभावना बन जाएगी। दूसरी ओर कामगारों का कहना है कि प्रबंधन की ओर से जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। वार्ता के क्रम में भी कंपनी मुख्यालय के बाहर एचईसी बचाव मजदूर जन संघर्ष समिति के सदस्यों का 23वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। वार्ता में प्रबंधन के जवाब और निर्णयों से मजदूरों में खुशी नहीं, मायूसी देखी गई। मजदूर और कर्मचारियों ने कहा कि बार बार प्रबंधन यहाँ वहाँ से पैसा आने पर वेतन भुगतान करने की बातें कहता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इससे मजदूर कामगार परेशान हो गए हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शनिवार से चढ़ेगा झारखंड का पारा, 12 फरवरी को बारिश। झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा, कभी सर्द हवाएं तो कभी तेज धूप, कभी बारिश तो कभी कोहरा। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की भी भविष्यवाणी की है। झारखंड में फिर 11 और 12 फरवरी को बारिश का अलर्ट है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बारिश हो रही है। अभी भी प्रदेश में रिमझिम बारिश कई जगहों पर हो रही है। 2 दिन पहले भी पलामू, जामताड़ा और संथाल परगना के कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य में ठंड का असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 और 11 फरवरी को जहां दिन और रात का तापमान बढ़ेगा, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण 12 से 14 फरवरी तक राज्य भर में बारिश की संभावना भी बन रही है। शनिवार और रविवार को दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री और रात का तापमान 13 से 15 डिग्री पहुंच जाएगा, यानी 2 दिनों तक ठंड का असर नहीं दिखेगा। दिल्ली तक हो रही कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग, पुराने मंत्रियों को ड्रॉप करना नहीं होगा आसान। झारखंड कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं के बीच यह तो तय माना जा रहा कि कांग्रेस को एक बार फिर 4 मंत्री पद मिलेंगे। हालांकि पार्टी स्तर से ही यह बात फैल रही है कि 1 से 2 मंत्री के चेहरे बदले जा सकते हैं। इस संभावना मात्र से कांग्रेस के कई नेता सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं के नाम अभी से चर्चा में आ गया है। पहले से ही कई प्रकार का विरोध झेल रहे पार्टी में मंत्रियों के हटने से समस्याएं और भी बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहेगी। दूसरी ओर यह बातें भी कही जा रही कि पार्टी उन नेताओं को ही कैबिनेट से हटाएगी जिन्हें अगले चुनाव में बेटिकट कराने की मंशा है। इस बीच लंबे समय से इस कवायद में जुटे कई नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। कुछ नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को अपने क्षेत्र में जाने की बात कही है, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे नेताओं पर प्रदेश नेतृत्व भी नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर मंत्रियों का बदलाव नहीं करना होता तो फिर 8 को ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता। मंत्री
मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से पहले किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। 14 फरवरी को राहुल गांधी दूसरे चरण की न्याय यात्रा पर पलामू पहुंच रहे हैं। वह 15 फरवरी को झारखंड से अपनी यात्रा आगे ले जाएंगे। इस बीच पार्टी किसी तरह का खटपट नहीं चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई नेताओं ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया है। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह टला। 1.5 साल बाद भी झारखंड के 2000 सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे पेंशन का इंतजार। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के 1.5 साल बाद भी रिटायर्ड कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके तहत 1 सितंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ 1 दिसंबर 2004 से 1 सितंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इस बीच सेवानिवृत्त हुए वैसे कर्मियों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन शुरू नहीं की जा रही है। 2000 कर्मचारी पेंशन के इंतजार में है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए बने संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अब तक एक भी कर्मी को पेंशन मिलने शुरू नहीं हुई है। सीएम चंपई सोरेन का निर्देश, उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर देने के लिए खान विभाग मॉनिटरिंग करे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करे। कहा कि बालू घाट की टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका निराकरण जल्द करे। खान विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। सीएम ने उन खान ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया जिनकी नीलामी या आवंटन पहले से हो चुका है। उन्होंने कहा कि खान पट्टा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है उनके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र शुरू कराएं। सीएम ने कहा कि आवंटन के बाद जो कंपनियां खनन में रुचि नहीं दिखा रही उन्हें शोकेज कर उनका आवंटन रद्द करे। सीएम ने राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानकारी ली तथा फरवरी के अंत तक खान विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खदानों के नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश भी दिया। विनोद सिंह पहुंचे ईडी दफ्तर, हेमंत सोरेन के सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ईडी कार्यालय पहुंचे। शुक्रवार के दोपहर करीब 12:30 बजे विनोद सिंह हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक विनोद सिंह स्कूटी से ईडी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि 7 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान दोनों ओर से बहस चली। इस दौरान आर्किटेक्ट विनोद सिंह का 540 पन्ने का चेट ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया था। बता दें कि ईडी के द्वारा पेश किए गए 540 पन्ने के चेट में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया था। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट को रिकवर किया है। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। व्हाट्सएप चैट में सिर्फ पैसों के लेन देन की बातें ही नहीं बल्कि कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि के संबंधित चैट भी शामिल है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर एयरपोर्ट में विमानों की लैंडिंग नहीं कराने का लगाया आरोप। गुरुवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लोकसभा में देवघर एयरपोर्ट में विमानों की लो विजिबिलिटी व रात्रि में विमानों की लैंडिंग का मामला उठाया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर में एयरपोर्ट का तोहफा दिया लेकिन झारखंड सरकार के कारण देवघर एयरपोर्ट पर लगातार विमानों का आवागमन नहीं हो पा रहा। सांसद ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास 7 मकानों को गिराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया हुआ। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने 7 मकानों को गिराने का आदेश राज्य सरकार को दिया लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। राज्य सरकार की इस गलती की वजह से लो विजिबिलिटी व रात्रि में विमानों की लैंडिंग की सुविधा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि देवघर एयरपोर्ट में स्पेशल VFR लग चुका है लेकिन ILS अब तक नहीं लग पाया है। सांसद ने स्पीकर से झारखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने का आग्रह किया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रश्न पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे उनसे पहले मिल चुके हैं। देश भर के कई एयरपोर्ट में ILS सिस्टम लगाया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे उनसे जब व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।
नहीं कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हेमंत की गिरफ्तारी में भूमिका नहीं, आरोपों पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका और साजिश से जुड़े आरोपों को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राजभवन के दुरुपयोग का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे द्वारा हर लोकतांत्रिक मापदंड का सख्ती से पालन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि राजभवन ने सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यपाल के मुताबिक 31 जनवरी की शाम प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके प्रधान सचिव को फोन कर सूचित किया था कि हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया गया है। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने भी उनके प्रधान सचिव को फोन किया और कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को कस्टडी में ले लिया है। अब वह राजभवन आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसी दौरान मुख्य सचिव ने आग्रह किया कि हेमंत सोरेन के साथ 5 लोग राजभवन जाना चाहते हैं। इसकी स्वीकृति भी दे दी गई। राज्यपाल ने कहा कि यह सूचना सीएमओ से भी आई थी। फिर कई घंटे बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे में इस बात का भी जिक्र किया कि ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। इसी बीच उनके साथ मौजूद लोगों ने नई सरकार बनाने के दावे से जुड़ा पत्र भी सौंप दिया। राज्यपाल ने कहा, उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि हेमंत सोरेन के साथ आए लोग विधायक हैं या ईडी के अधिकारी, फिर भी मैंने उनका पत्र ले लिया। लिहाजा यह कहना है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की कोई साजिश छिपी है, यह बेबुनियाद और मनगढ़ंत बात है। झारखंड के 2703 सब इंस्पेक्टर का तबादला। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। 2703 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया है। ये सभी सब इंस्पेक्टर झारखंड के अलग अलग 24 जिलों में पदस्थापित थे। पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि जिस अवर निरीक्षक का तबादला आदेश जारी किया गया है वे अविलंब नई जगह पर योगदान करें। इन्हें 10 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय को बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने नई जगह पर योगदान दे दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी एसएसपी और एसपी मुख्यालय को बताएं कि निर्वाचन आयोग के आदेश का अक्षरशः अनुपालन हुआ है। एसएसपी और एसपी को यह सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है कि उनके जिले में पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के 3 वर्ष या उससे अधिक समय से तथा गृह जिला में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। अगर किसी जिले में ऐसा नहीं हुआ तो उसकी भी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दे ताकि अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। देवघर बाबा मंदिर के कंट्रोल रूम का सीसीटीवी बंद, घुसपैठ पर नजर नहीं रख पा रहे डंडा अधिकारी। बाबा मंदिर में भक्तों को सुरक्षित जलार्पण कराने के लिए डीसी सह मंदिर प्रशासक के निर्देश पर प्रशासनिक भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें मंदिर खुलने से लेकर बंद होने तक के लिए डंडा अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मंदिर में भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने तथा चोर पॉकेटमार उच्चकों समेत अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंदिर में संचालित सभी कैमरे की मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, जो बीते 1 महीने से बंद है। मंदिर प्रभारी से बात करने पर बताया गया कि कुछ खराबी के कारण बंद है, इसे ठीक करने के लिए कहा गया है। खराब हुआ सामान नहीं मिल रहा, इस कारण विलंब होने की बात बताई जा रही थी। इसके 1 महीने से अधिक समय बीत गया लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया। सीसीटीवी बंद होने से आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही, साथ ही आम लोगों में इसको लेकर कई तरह की चर्चा भी हो रही है। किसी तरह की समस्या होने पर श्रद्धालु अपने पुरोहित के साथ सीधे कंट्रोल रूम पहुंचकर डंडा अधिकारी व पुलिस अधिकारी को बताते थे तथा उक्त श्रद्धालु के सामने ही फुटेज को देखकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। वहीं मंदिर का दूसरा कंट्रोल रूम प्रशासनिक भवन के ऊपरी तले पर स्थित मंदिर प्रशासक सह डीसी के चैम्बर में लगा है। आम लोगों में यह चर्चा है कि अवैध घुसपैठ व अन्य गतिविधियों के बारे में डंडा अधिकारी नहीं जाने, इसके लिए कंट्रोल रूम को एक साजिश के तहत बंद रखा गया है। कंट्रोल रूम बंद होने से डंडा अधिकारी व पुलिस अधिकारी के साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। डुगडुगी बजाकर गांव-गांव में भ्रमण करेगा हेमंत सोरेन का संदेश रथ। 11 फरवरी से होगा शुभारंभ। पोटका तेतला स्थित इंपेरियल रिसोर्ट में गुरुवार को पोटका, डुमरिया व जमशेदपुर प्रखंड की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पोटका प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने की। बैठक में केंद्र सरकार के इशारे पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आरोप लगाकर कड़ी भर्त्सना करते हुए पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झामुमो द्वारा केंद्र सरकार के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश के लिए गाँव-गाँव में डुगडुगी बजाकर LED युक्त हेमंत सोरेन का संदेश रथ घुमाया जाएगा। सुधीर सोरेन ने बताया कि 11 फरवरी को बाबा
तिलका मांझी की जयंती पर डुमरिया प्रखंड से बड़ा अस्थि गांव से हेमंत सोरेन संदेश रथ का शुभारंभ किया जाएगा। यह संदेश रथ 5 दिनों तक डुमरिया प्रखंड के 10 पंचायत, 10 दिनों तक पोटका प्रखंड के 34 पंचायत एवं 7 दिनों में जमशेदपुर प्रखंड के 22 पंचायत का भ्रमण करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।